ठीक, चलो अब चलो देखते हैं परमाणु चैप्टर, नाभिक चैप्टर का आगे। परमाणु वाला चैप्टर आप पिछली वीडियो में देख लीजिए, और नाभिक के शुरू वाला पार्ट दूसरे वीडियो पार्ट 1 में मैं डाला हूँ, जाके देख लीजिए। अभी हम चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। आपका हेडिंग है सम न्यूट्रॉनिक। क्या है नाम हेडिंग का? सम न्यूट्रॉनिक। लिखिए सम न्यूट्रॉनिक। क्या नाम है? सम न्यूट्रॉनिक। देखो नाम से ही पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान। लिखो वे तत्व या परमाणु, वे परमाणु जिनमें, वे परमाणु जिनमें, वे परमाणु जिनमें क्या होते हैं? नाभिक में। कहाँ? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान। देखो वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न क्या होती है? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक, मतलब नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन कैसे हो? समान। न्यूट्रॉन कैसे होने चाहिए? समान। और बाकी जो बचा क्या? नाभिक में दो चीज होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन समान तो प्रोटॉन भिन्न भिन्न या अलग अलग होंगे। ठीक, चले आगे। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। उदाहरण में देख लो सोडियम को देख लो, मैग्नीशियम। एग्जाम्पल देख लो उदाहरण में। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। और परमाणु भार इससे कितना होता है? 1। और इसमें होता है मैग्नीशियम। क्या आता है? मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 12। परमाणु भार 24। कोई दिक्कत? देखो इसमें फर्क क्या दिख रहा है? ये एक बढ़ा, देवी एक बढ़ गया, परमाणु क्रमांक एक बढ़ा, परमाणु भार भी एक बढ़ा है। देखो तो इसका प्रोटॉन की संख्या इसमें कितने हैं? इसमें 11 है। और न्यूट्रॉन कितना बच गए? 12। और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 12। प्रोटॉन संख्या 12 हो गई और प्लस न्यूट्रॉन 12। दोनों में न्यूट्रॉन दोनों बराबर बराबर है कि नहीं है? और इसमें प्रोटॉन 11 है, इसमें प्रोटॉन 12। मतलब प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है? एक समान। इसलिए क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। मतलब सब न्यूट्रॉनिक। इसको लिखो बेटा लो, फिर एग्जाम्पल में छोड़ देना थोड़ा सा। ठीक, अगला नंबर आता है नाभिक का आकार। क्या आता है? नाभिक का आकार। बेटा देना, इसको रब कर दे। बालक फास्ट लिखो, तुम लोग क्या करते रहते हो यार? इतना धीरे लिखोगे तो किससे काम होगा? ठीक, आगे चले। आगे टॉपिक डालिए नाभिक का आकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नाभिक का आकार। नाभिक का आकार। ठीक, नाभिक का आकार मतलब नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी? जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतना बड़ा इसका क्या होगा? आकार होगा। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि नाभिक की त्रिज्या क्या है, नाभिक का आकार कैसे बढ़ता है, घटता है, परमाणु आकार बढ़ने पर त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वैसे भी जब नाभिक शुरू किए थे तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, उसका मान कितना होता है। नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होती है? 10 की पावर माइनस 14 से लेकर 10 की पावर माइनस 15 मीटर के आसपास लगभग होता है। कोई एग्जैक्ट उसकी मान नहीं है। तो लिखिए किसी नाभिक का आयतन, नाभिक के आकार की बात करें। नाभिक का आकार क्या है? देखो सभी परमाणुओं के, सभी नहीं, सभी लिखो, सभी परमाणुओं
परमाणुओं के नाभिक का आकार, परमाणुओं के नाभिक, किसका, नाभिक का जो आकार है कैसा होता है, लगभग समान होता है। क्या होता है, लगभग, थोड़ा सा फर्क रहता है लेकिन लगभग क्या है, लगभग समान, समान आकार का होता है। कैसा होता है, लगभग समान आकार का होता है। ठीक है, मतलब नाभिक तो वही रहेगा, नाभिक में कोई बड़ी दिक्कत नहीं, उसका आकार लगभग सेम होता है। और नाभिक में क्या रहते हैं, सहस्त्र कण क्या रहता है, विद्यमान रहता है। ठीक, और नाभिक के नहीं दिख रहा है। वैसे भी हम नाभिक के बारे में पढ़ चुके हैं, नाभिक आकार क्या होता है, क्या बताए थे, नाभिक के आकार की परिभाषा हम लिखवा चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर भी एक बार जाकर आप रिपीट कर लीजिएगा, मैं यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ। रदरफोर्ड का प्रयोग मॉडल था, तो ये इस तरह था, इसमें क्या ध्यान आया था, हम बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है दूसरे गली में, इस गली से जाकर दूसरे के घर के आसपास जाता है, झाँक के भाग जाता है, जहाँ तक ये पहुँच पाता है, जहाँ तक इसकी हिम्मत होती है, उसकी इसके केंद्र से जो दूरी होती है वो क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या। क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या। कहाँ तक घुस पाता है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस जितना अंदर गया है, कितना दूर तक है, यही क्या कहलाता है, उसका नाभिक की त्रिज्या। क्या कहलाता है, नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, तो परिभाषा के लिए पिछली वीडियो में जाइए और वहाँ से विजिट कीजिए और डिफिनेशन लिखिए, समझिए। ठीक, अगला आता है नाभिक का आयतन जो होता है द्रव्यमान के अनुपाती होता है। हाँ, किसी भी चीज का आयतन, किसकी बात करें, आयतन, जो आदमी जितना भारी होगा, क्या होगा, भारी रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा घटेगा। तो आयतन की बात करता है, लिखो नाभिक का जो आयतन है द्रव्यमान की क्या होता है, अनुक्रमानुपात। लिखो नाभिक, इसका नाभिक का आयतन, क्या चीज, आयतन किसके अनुक्रमानुपाती है, द्रव्यमान, किसके, द्रव्यमान, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती लिखो या समानुपाती, मतलब वही है, समानुपाती ये लेके होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चलो। नाभिक का जो आयतन है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के। ठीक, अब आगे चलते हैं, लेकिन हाँ आकार पर निर्भर नहीं करता, घनत्व जो है आकार पर निर्भर नहीं करता है। लिखो नाभिक का घनत्व हमेशा कैसा होता है, एक समान। उसी के नीचे लिख लो स्टार बना के, नाभिक का जो घनत्व है, किसका, नाभिक का घनत्व, क्या चीज, घनत्व लगभग क्या होता है, एक समान। नाभिक का घनत्व कैसा होता है, एक समान होता है, एक समान होता है। कोई दिक्कत, कैसा होता है, एक समान होता है। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। नाभिक का जो घनत्व है एक समान होता है, तो जो आकार का सेम होता है, आकार क्या होता है, लगभग समान होता है, इसीलिए घनत्व भी क्या होता है, लगभग एक समान होता है। फिर इसके बाद आता है क्या, नाभिक की त्रिज्या। चलो देखते हैं नाभिक की त्रिज्या का सूत्र कैसे निकलेगा। देखो नाभिक की त्रिज्या, क्या चीज, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या के बारे में जब बात करेंगे तो सोचो कि नाभिक की त्रिज्या कहाँ मिलती है, आयतन में। कहाँ मिलती है, आयतन में। आयतन का सूत्र कोई बताएगा, गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक ना, क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत है तो लिखो भी आयतन बराबर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। हमको चाहिए आर, तो आर के आने के बाद हाफ फेंक दो,
तो V/4, इधर 3, इधर पाई आ जाएगा, सॉरी पाई नीचे आएगा, ऊपर है ना, ऊपर लिखा जाएगा, नीचे आ जाएगा पाई r का क्यूब। और जब r का मान चाहिए तो सब क्यूब में लिख दो, इसमें लिख दो क्यूब में 3V/4 पाई, क्या हो जाएगा 3V/4 पाई। तो क्या आ गया हमारी त्रिज्या का मान, मतलब पर नाभिक की त्रिज्या का मान। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए जो त्रिज्या है, यहाँ देखो आयतन त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है कि नहीं है? सीधे बोलेगा कि आयतन त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है या नहीं, तो उसके बारे में यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक ना। तो इसको मिटा दिया जाए, बिल्कुल। सर आप मैगी ना थोड़ा बहुत नीचे लगाते हैं, यहाँ पे कॉलर के पास लगाते हैं, लगाते हैं ना। ठीक, आगे इसको मिटा दिया जाए। ठीक, अगला हेडिंग लिखिए नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व लिखिए, नाभिक का घनत्व, नाभिक नाभिक का घनत्व। अगर इसके बारे में बात करें, नाभिक का घनत्व क्या होता है, हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो लिखो घनत्व बट्टे क्या हो जाएगा, घनत्व कितना हो गया, द्रव्यमान बट्टे आयतन। लिखो द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या पढ़ेंगे, आयतन। मतलब किसी भी परमाणु, किसी भी चीज की बात करें तो अगर उसके घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान बट्टे आयतन क्या होता है, हमेशा घनत्व ही होता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना। ये चीज बहुत खास नहीं है, इसमें खत्म करते हैं। और लिखिए नाभिकीय बल। लिखो नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है बालक, इधर देखिए, नाभिकीय बल। फटाफट लिखते रहो, तुरंत मिटा देंगे। देखो नाभिकीय बल के लिए परिभाषा लिखो। नाभिकीय बल क्या होता है, ठीक, जब नाभिक के कारण जो बल लगते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखो धन आयन के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको प्रोटॉन क्या करता है, आकर्षित करता है। तो नाभिक के आसपास कितने तरह के बल लगते हैं, दो तरह के, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण का बल लगता है, ठीक ना। तो लिखिए देखो नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर नाभिकीय कणों भीतर नाभिक के कणों के कारण लगने वाले बल नाभिकीय बल कहलाते हैं। कौन से बल, नाभिकीय बल कहलाते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय बल क्या होते हैं, जो नाभिक में न्यूक्लियन होते हैं उनके बीच क्या लगता है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल। तो जब नाभिक एक छोटा सा रहता है तो उसके पीछे मेन टारगेट ये है कि उसके बीच लगने वाले नाभिकीय बल। जब नाभिकीय बल नहीं रहेगा सब प्रोटॉन क्या करेंगे, सब भाग जाएंगे। क्या करेंगे, भाग जाएंगे।
भाग जाएंगे तो परमाणु का आकार संरचित होगा नहीं, मतलब निश्चित नहीं रहेगा, वो टूटना फूटता जाएगा, ठीक ना। इसीलिए नाभिकीय बल क्या करते हैं, परमाणु के आकार को निश्चित करने में भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये बल कैसे होते हैं, बहुत आकर्षण प्रकृति के, बहुत तीव्र तेज होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही तीव्र होते हैं, हल्का फुल्का नहीं कि आए और छुड़ा के ले जाओ, नहीं, बहुत ही प्रबल आकर्षण प्रकृति के ये बल होते हैं। ठीक। और इनकी त्रिज्या क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, बहुत लंबी त्रिज्या नहीं होती। नाभिक होता है कितना बड़ा है, इसकी त्रिज्या बड़ी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिए रेडियो एक्टिविता, क्या आएगा, रेडियो एक्टिविता, क्या देते हैं इसको, रेडियो एक्टिविता, हाँ हेडिंग, रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता, एक्टिविता। रेडियो एक्टिविता की खोज बैकुरल और क्यूरी, कौन कौन वैज्ञानिक किए थे, बैकुरल और क्यूरी ने किया था, जो उन्होंने ये बताया थे कि किस प्रकार से रेडियोधर्मी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को विसर्जित कर देते हैं और तुरंत अपना आकार बदल लेते हैं, रूप संरचना सब बदल लेते हैं, मतलब उसको बोलते हैं रेडियोधर्मी। आवर्त सारणी में सबसे नीचे रेडियोधर्मी तत्वों की एक बहुत भरमार पड़े हुए लिस्ट है, ठीक ना। रेडान, जेनान, अब क्या करते हैं, ये जितने भी नीचे के तत्व हैं सब के सब कैसे तत्व हैं, रेडियोधर्मी। ये लगातार विकिरण क्या करते रहते हैं, उत्सर्जित करते हैं। लगातार विकिरण जब बाहर निकलती है तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो रूप है, परमाणु का रूप है, संरचना है, क्या हो जाता है, बदलता जाता है। मतलब परमाणु क्रमांक किसी थोरियम ले लो 90 है, 90 से तुरंत क्या हो जाता है, उसका 91 हो जाएगा, ले लेगा तो अगर दे देगा तो 89 हो जाएगा, अपना रूप क्या करता है, बदलता रहता है। तो इस प्रकार के गुण को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव गुण। और जो भी प्रक्रियाएं होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविता। तो लिखो सन 1896 में, कब, सन 1896 में वैज्ञानिक बैकुलर, जिसने वैज्ञानिक कब थे, वैज्ञानिक बैकुलर, कौन, वैज्ञानिक बैकुलर ने किसकी खोज की थी, रेडियोधर्मी। कैसे किया थी, यूरेनियम के माध्यम से, किसके, यूरेनियम से, किससे, यूरेनियम, यूरेनियम यूरेनियम से क्या किए थे, प्रयोग किए थे। प्रयोग करने के बाद उन्होंने रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी। यूरेनियम से प्रयोग के बाद, यूरेनियम से प्रयोग के बाद रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी। किसकी, रेडियोधर्मी तत्वों प्रयोग के द्वारा, हाँ, प्रयोग के बाद या प्रयोग के द्वारा हो गया, प्रयोग के द्वारा रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी। इसके द्वारा की थी, यूरेनियम से प्रयोग करने के बाद, ठीक। ठीक ना। ये लगातार नाभिक से क्या करते हैं, लगातार नाभिक से विकिरण निकालते हैं, क्या करते हैं, लगातार विकिरण निकालते हैं। तो लिखो इसे, नाभिक से क्या होती है, नाभिक से लगातार, किसे, लगातार विकिरणों का निकलना, क्या करना, विकिरणों का निकलना, क्या करना बेटा लोग, निकलना क्या कहलाता है, विकिरणों का लगातार निकलना रेडियो एक्टिविता कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविता, एक्टिविता कहलाता है, कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी, बैकुरल ने। किसने, बैकुरल ने। और इसीलिए जो विकिरण निकलती है, इन विकिरणों को क्या बोलते हैं, बैकुरल
विकिरण भी बोलते हैं और रेडियो एक्टिव विकिरण भी कहते हैं। कहे तो आप बैकुलर रेडियो एक्टिव क्या उसको बैकुलर विकिरण बोलिए या तो रेडियो एक्टिव विकिरण बोलिए, जो मन में आए वो दो के दोनों भी सही है। ठीक, आगे चले, आगे हेडिंग लिखिए। ये हो गया ना, हो गया रंजीत सबका? आया ठीक, आगे चलते हैं। देखो रेडियो एक्टिव प्रयोग के लिए क्या करना पड़ता है कि जितने भी तत्व हैं क्या करते हैं, अपने में से तरंगों को सही करते हैं, विकिरण निकलती है और इनकी वेदन क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो फोटो खींचते हैं ना तो उसमें कितनी खतरनाक चमक आती है और वो हूबहू चित्र को बना लेती हैं। तो किसके कारण होता है? रेडियो एक्टिव इन्हीं किरणों के कारण होता है। ये इनकी वेदन क्षमता बहुत होती है। जब एक्सरे होता है और सीटी स्कैन, शरीर के अंदर के एक एक कलपुर्जों को क्या करते हैं, नक्शा बना के बाहर निकाल देता है कि हाड़े में कहाँ नट पड़ता है कि गोड़, पता चल जाता है, बिरंजी किल्ली ठप। लेकिन ये सब कैसे, उनकी वेदन क्षमता के कारण वो अंदर तक जाके पूरा फोटो स्कैन कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो इसकी वेदन क्षमता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, रेडियो एक्टिवता किसका गुण है? नाभिक का गुण है। किसका गुण है? तो लिख लीजिए यहीं पर कि रेडियो एक्टिवता नाभिक का गुण है। तो लिख लिए है ना, ठीक। इसके बाद यहीं पर लिख लीजिए रेडियो एक्टिवता नाभिक का गुण है, मेरा और आपका नहीं है, सिर्फ किसका गुण है? नाभिक का गुण है। रेडियो एक्टिवता नाभिक का गुण है। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं कि विकिरण निकलती हैं तो विकिरण किस कोई न कोई रूप होगा, कि विकिरण किस रूप में निकलती हैं ये जानना है। ठीक है, तो लिखिए निकलने वाले विकिरण अल्फा बीटा गामा इन्हीं विकिरणों के रूप में निकलती हैं। हेडिंग लिखो, अल्फा बीटा गामा विकिरण। पहले लिखे एक एक लाइन अल्फा अल्फा लिखे, एक एक अलग अलग चीज़ है, ठीक ना। तो ये जान जाओ कि हाँ ये लिख लो कि विकिरण कौन कौन से होते हैं, विकिरणों के नाम देख लो कौन कौन सी है। पहला नंबर क्या है? अल्फा विकिरण। कौन से? अल्फा विकिरण। अल्फा कण विकिरण कह दो, अल्फा कणों का जो विकिरण होता है उसको बोलते हैं अल्फा विकिरण, विकिरण। दूसरा क्या होता है? बीटा लिख लो, बीटा कण विकिरण, बीटा कण विकिरण। ये कौन सा अल्फा धन आयन होता है कि नहीं होता है? धन आयन होता है। और बीटा ऋण आयन। फिर क्या होता है? गामा आयन। कौन सा होता है? तीसरा नंबर गामा, ठीक ना। गामा विकिरण, गामा विकिरण कैसा होता है? ये उदासीन होता है, ठीक ना। ये क्या है? अल्फा कण गामा कण विकिरण, ठीक है। इसमें कोई आवेश वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, फिर एक एक को हम लोग लगातार पढ़ते हैं कैसे कहाँ क्या होता है। गामा कैसे बना लिए? नहीं तो शुद्ध थोड़ा सा वाई ही रहता है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसको मोड़ के ऐसे हो गया। आप लोग अपने घर में बनाइएगा। गामा किरण होती है। बन गया।
चले आगे। अब दिमाग चलाने की बात यह है कि अल्फा कण में जो धन आयन होता है कितना होता है, 2 प्रोटॉन बराबर होता है ना। तो पूरे आवर्त सारणी में 2 प्रोटॉन किसके नाभिक में होते हैं, ये सोचना है। सोचो बालकों, पूरे आवर्त सारणी में केवल 2 प्रोटॉन किस तत्व में पाए जाते हैं? 2 हाँ, कार्बन नहीं, कैल्शियम। हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2। मतलब हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में केवल 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो अल्फा कणों का भार जो भी गुण है वो हीलियम के जैसा थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो लिखिए अल्फा कण लिखिए अल्फा कण द्वित परमाणु, कितना द्वित परमाणु कौन है? परमाणु हीलियम जैसा है। किसके जैसा है? हीलियम जैसा। किसके जैसा है चलो? हीलियम के समान है। हीलियम के समान क्यों है ये पता चला? क्योंकि हाँ, अल्फा कण में लिखिएगा, अल्फा कण द्वित परमाणु हीलियम के समान है क्योंकि अल्फा कण में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। और हीलियम में भी 2। तो 2 प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? हीलियम में भी और अल्फा कण में भी। इसीलिए अल्फा कण की तुलना किससे कर रहा है? हीलियम से। ठीक, देखिए अल्फा कण का परमाणु द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि हीलियम में कितना होता है? 4। तो हाइड्रोजन कितना गुना है? 4 गुना। तो एक प्रोटॉन का कितना गुना? 4 गुना। तो लिखिए एक प्रोटॉन का 1 प्रोटॉन के द्रव्यमान। सब ठीक है, चले आगे। जो अल्फा कण होता है कैसा होता है? द्वित परमाणु होता है क्योंकि जैसा अल्फा में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इसी तरह से हीलियम में भी 2 प्रोटॉन, इसीलिए अल्फा कण की तुलना किससे किया गया है? हीलियम के साथ किया गया है। अब बात करें परमाणु द्रव्यमान की। किसकी बात करें? परमाणु द्रव्यमान की। ठीक, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना? 4 गुना। कितना गुना? एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। कितना गुना चलो? 4 गुना क्या होता है? 4 गुना द्रव्यमान होता है। 4 गुना द्रव्यमान होता है। एकाध गुना नहीं, सीधे 4 गुना द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका मान लगभग लिख देते हैं 6 इसका मान कितना होता है? 6.64 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। उसका मान है प्रोटॉन का। एक मतलब एक अल्फा कण का इतना द्रव्यमान होता है। इसको मास लिख दो, m बराबर इतना होता है अल्फा कण का। इसका वेग लिख लो, वेग होता है 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड। लगभग में एग्जैक्ट तो कोई चीज है नहीं दुनिया में। और ये कैसे होते हैं? धन आयन। कैसे होते हैं? धन आयन। देखो अल्फा कण धन आयन होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है। धनावेशित होता है। तो दिक्कत
ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग बीटा कण, इसके बारे में पढ़ेंगे बीटा कण। ठीक, अब पढ़ने वाले हैं बीटा कण। बीटा कण कैसे आवेशित होते हैं? ऋण आवेशित। लिखिए, ये ऋण आवेशित कण होते हैं, ये ऋण आवेशित कण होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक। कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है। इसीलिए इन पर आवेश का मान और द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के जो होगा सेम टू सेम यहाँ पे होगा। तो आवेश का मान कितना हो जाएगा? आवेश का मान कितना हो जाएगा? आवेश बराबर माइनस 1.6 × 10 की पावर कूलम, माइनस 19 कूलम। ठीक, और इसका द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। ये प्रोटॉन का नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन का जो होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। और इनका वेग प्रकाश के चाल के बराबर होता है। कितना होता है? प्रकाश के चाल के बराबर। ये तो अल्फा कणों का, बीटा कणों का जो वेग होता है, ये तो बीटा, कौन सा? बीटा कण का वेग प्रकाश के चाल के बराबर। किसके? प्रकाश के चाल के बराबर। लगभग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो दिक्कत है नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। हो जाएगा तो बुला दीजिएगा। एटम तो माना नहीं गया था। जो साइंटिस्ट ने उन्होंने सोचा होगा कि कोई चीज़ बनी है तो तोड़ते तोड़ते छोटा सा छोटा कण तो आएगा ही आएगा। तो वो छोटा छोटा कण को कुछ न कुछ नाम देना पड़ेगा। तो उसको क्या नाम दिया? परमाणु। परम अणु मतलब अणुओं से भी छोटा क्या कहता है? परम अणु। मतलब वो हो जाता है परमाणु। ठीक, ये आगे चले गामा किरण की। अब गामा किरण के बारे में देखा जाए। गामा किरण, कौन सा किरण? गामा 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 किरण उदासीन होते हैं, जान गए हम लोग। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। कैसी होती है? गामा किरण या कण दोनों सही है। तो ये कैसे होते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। लिख लीजिए, विद्युत ये किरणें विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं, या ये विद्युत चुंबकीय। कैसा? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब विद्युत के चलने से जो चुंबकीय उत्पन्न होता है तभी ये उत्पन्न होती है, उसके पहले ये उत्पन्न नहीं होती है। इसका ध्यान रखना है बेटा। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तरंगें होती हैं। और इसके बाद इस पर कोई आवेश तो होता नहीं है। इनका भी वेग, क्या चीज़ बात करें? वेग। इनका वेग क्या होता है? प्रकाश के बराबर होता है। वो कितना होता है? 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ये चलती है, चाहे हवा हो चाहे निर्वात। वात का मतलब होता है हवा में, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे हवा है ही नहीं, उस जगह को बोलते हैं निर्वात।
और इनकी वेधन क्षमता, क्या चीज, वेधन क्षमता, जो वेधन क्षमता होती है वो लगभग लोहे की, कितनी, किसकी, लोहे की 30 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पतली, 30 सेंटीमीटर पतली परत को वेध सकती है। क्या कर सकते हैं, वेध मतलब छेदा, छेदा कर सकते हैं, मतलब आर पार जा सकते हैं। कितना, मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर। अगर उससे अधिक रहेगा तो नहीं वेध पाएगी, ठीक ना। तो नहीं, ताकत चाहिए ना, बिना ताकत थोड़ी वेध पाएगी। इसकी वेधन क्षमता कितना होती है, 30 सेंटीमीटर लोहा का करा के वेध के निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, फोटो प्लेट, जो फोटो खींचते हैं, अगर ये गामा किरण ने फोटो प्लेट में पहुंच गई, जिसको बोलते हैं रील, रील पर पहुंच गई तो पूरा पूरा करिया कर देगी। करके देखो मूवी में पिछला याद करते तो भूत ऐसे दिखाता था, उस तरह की कर देगी, पूरा काला कर देगी, ठीक ना। देखो फोटो प्लेट को, फोटो प्लेट के ऊपर क्या कर देती है, काला कर देती है, काला कर देती है, ठीक। और हाँ, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और इसी तरह से पढ़ने के लिए लगातार बने रहना चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और उन दोस्तों को बताओ जिनको इस बारे में पता नहीं होगा, और उनके पास भी ये चैनल पहुंचाओ। एक छोटा सा काम तो कर सकते हो ना यार, ठीक, उतना तो करो। आगे चलते हैं। ठीक, आगे चले। आप देखेंगे अल्फा बीटा गामा, ये जो तीनों कण हैं, क्या है, कण है, इनका क्षय, क्षय का मतलब होता है नष्ट होना। क्या होता है, नष्ट। ये जब निकलती है, जिस नाभिक से निकलेगी क्षय होगा। मान लो पैसा रखे हो खूब, धीरे धीरे खर्चा होता जाएगा, लास्ट क्या हो जाएगा, गरीब हो जाओगे। उसी प्रकार से जिस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा गामा निकलेंगे, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। सोचो, दिमाग चलाओ थोड़ा सा। मान लो किसी का परमाणु क्रमांक है 90, क्या है 90, इसमें से अल्फा कण निकल जाए, क्या निकल जाए, अल्फा कण। अल्फा निकलना मतलब क्या समझ गए, अल्फा निकलना मतलब क्या समझ गए, 2 प्रोटॉन निकल गया। कितना प्रोटॉन, 2। 2 प्रोटॉन निकला मतलब 2 प्रोटॉन के बराबर उसका परमाणु भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बीटा नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है, प्रोटॉन, ठीक है। तो उसमें परिवर्तन होगा। और यदि कोई भी कहीं से आके 2 प्रोटॉन क्या करे, घुस जाए, एक अल्फा कण आके एंट्री मार जाए, जैसे ही एंट्री ले लेगा, एंट्री लेने से क्या होगा, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या करेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। गामा के निकलने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीटा निकलेगा तो उसका लेन देन जो होगा किसके बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो पहला हेडिंग डालिए, अल्फा कणों का क्षय। किसका, अल्फा कण का निकलना या अल्फा कण का क्षय। क्षय का मतलब क्या होता है, घट जाना। क्षय का मतलब क्या होता है, घट जाना। चले आगे, पहले लिखो अल्फा क्षय। क्या लिखना है, अल्फा क्षय, या अल्फा कण का विघटन भी कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, अल्फा कण का विघटन। और नाम से पता चल रहा है कि क्या निकलेगा, उसमें से अल्फा कण निकलेगा। तो अल्फा कण का मुंह फाड़ के निकल जाएगा तन से, याद है ना, मुंह बदल रखना। तो मान लो क्या ले ले, थोरियम। क्या ले ले, थोरियम। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 90। कितना होता है, 90। याद करो, है कि नहीं है यार, थोरियम कितना होता है, 90, ठीक है। और इसका परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है बेटा लोग, 234। कितना होता है, 234, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते 234 कितना है, 234 है। और प्लस क्या, एक अल्फा कण ले ले। क्या ले ले हम, एक अल्फा कण। क्या ले ले, एक अल्फा कण। एक अल्फा कण ले लो। तो मेरे बताओ इसका परमाणु भार कितना होता है, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना है, 234।
और ये कितने परमाणु क्रमांक के बराबर होता है? 2। कितने के बराबर होता है? 2। तो इधर बताओ, ये थोरियम है 90 और ये 2, 90 तो कितना होगा? 92। 92 पर कौन होता है? याद करो, यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम। और 234 और 4 कितना हो जाएगा? 238। कितना होगा? 238। कोई दिक्कत? यहाँ क्या समझ आया कि एक यूरेनियम है परमाणु या तत्व, इसका परमाणु संख्या कितना है? 92। कितना है बेटा लोग? 92। तो जब ये 92 है और यहाँ का परमाणु भार 238 है, तो यहाँ से क्या निकल गया? एक अल्फा कण क्या निकला? 6 हो गया, घट गया। क्या किया? घट गया, निकल गया, बाहर हो गया, मतलब छोड़ छा के दुनियादारी से दूर भाग गया। तो जैसे ही भागा तो एक अल्फा कण पर कितने भार के बराबर होता है? 4 भार। कितने भार के बराबर? 4। तो 4 निकल जाएगा। और परमाणु क्रमांक कितना होता है उसका? 2 के बराबर, हीलियम के बराबर, मतलब 2 निकल जाएगा, 2 प्रोटॉन निकल जाएंगे। तो देखो 92 से 2 कम कितना होता है? 90। तो हम जानते हैं प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है वही क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो 92 से 2 निकल जाएंगे तो 90 बचेगा। तो 90 थोरियम का होता है। किसका होता है? थोरियम का। और परमाणु भार 234, एक अल्फा कण बाहर। तो एक अल्फा कण के निकल जाने से क्वेश्चन पूछेगा कि एक अल्फा कण के निकल जाने से, टूट जाने से, क्षय हो जाने से परमाणु भार कितना कम होता है? क्या बताओगे? परमाणु भार 4 हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर या 4 इकाई कम हो जाता है। क्या लिख देना? 4 इकाई कम हो जाता है। और बोलेंगे परमाणु क्रमांक कितना कम होता है? क्या? परमाणु क्रमांक कितने कम होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई एग्जांपल दे दिया, क्या दे दिया? बोल दिया किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 118 है। क्या है? 118 है। नाम से मतलब मत है, बस 18 बोलेगा। इसमें से एक अल्फा कण क्या करता है? एक अल्फा कण निकल जाता है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? तो क्या बताओगे? 16 हो जाएगा। बस मतलब एक अल्फा कण के निकलने से परमाणु क्रमांक 2 कम होगा और परमाणु का भार कितना अधिक कम हो जाएगा? 4 इकाई। कितना? 4 इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है, 4 प्रोटॉन के भार के बराबर। कोई दिक्कत? मिल जाएगा? कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर दूसरा नंबर लिखिए, बीटा 6। लिख लिए बेटा लोग? उधर लिखो, बीटा कण का 6 लिखो फटाफट। बीटा कण का 6, बीटा कण का 6, बीटा कण का 6, बीटा कण का 6 का मतलब ये होता है कि एक परमाणु में से, कहाँ में से? एक परमाणु में से क्या निकल जाए? बीटा। लिख लीजिए, बीटा कण का 6। इसमें होगा एक बीटा कण निकलेगा। क्या निकलेगा? बीटा कण। तो एक बीटा कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसका भार कितना कम होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। तो लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए रेडियम। क्या ले लेते हैं? रेडियम। तो रेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 88। क्या हो जाएगा? 88। देखो Rn ले लो, ठीक है। रेडियम ले लिए और Rn जब ले लेंगे रेडियम, तो रेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? 88। ठीक। अब इसमें से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकलेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसमें प्रोटॉन क्या करेगा? एक बढ़ जाएगा। क्या करेगा? एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चले देखते हैं। एक रेडियन है, रेडियन से क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब एक बीटा कण के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर? एक बीटा कण। तो बीटा कण जैसे ही निकलेगा, मान लो मान लेते हैं यहाँ पे -3 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीटा कण। और 88 में एक जोड़ो कितना है? 89 आएगा। 89 किसका होता है? एक्टिनियम का होता है। किसका होता है? एक्टिनियम। इसको सीधा लिख दिया, एक्टिनियम लिख लो, एसी लिख लो, एक्टिनियम। एक्टिनियम कितना होता है? 89 होता है। क्या होता है? एक्टिनियम 89। और इसका परमाणु भार कितना होता है?
226 कितना होता है 226। देखो एक बीटा बाहर निकलेगा माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है ना, माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकलेगा एक बीटा, तो उससे क्या मिलने वाला है बताओ, एक परमाणु भार कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही रेडियन था, क्या था, रेडियन था, रेडियन परमाणु क्रमांक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया यहाँ से निकल गया, तो उसके जगह पर कौन ले आएगा। देखो एक बात और सुनो, इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु क्रमांक कोई फर्क पड़ता है क्या, परमाणु क्रमांक का निर्धारण कौन करता है, प्रोटॉन करता है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने जाए हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, वो प्रोटॉन तो उतना रहेगा, लेकिन याद रखना जब किसी जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या एंट्री करेगा, प्रोटॉन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो प्रोटॉन आएगा, तो प्रोटॉन आते ही एक परमाणु क्रमांक क्या करेगा, बढ़ जाएगा, क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अभी क्या है, माइनस एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो लगेगा कि यहाँ से कम होना चाहिए ना, तो भाई बीटा निकल रहा है तो कम होना चाहिए ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल भार घटता बढ़ता है। क्या करता है, भार घटता बढ़ता है। तो इसका कितना होता है 228 होता है, कितना होता है 228। तो 88 से एक तो बीटा निकल गया, तो एक प्रोटॉन आया होगा, आया ना, तो उसका कितना होगा, परमाणु क्रमांक कितना बढ़ जाएगा, कितना एक बढ़ जाएगा, हो जाएगा 89। और एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु भार कितना कम हो जाएगा, 2। एक हाइड्रोजन का 2 होता है ना, उसी तरह उसका भार कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। इस तरह से ये लिख लेना थोड़ा सा, बीटा है नहीं, तो एक बीटा एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, लगभग 2 के बराबर होता है, 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है। तो कभी 1 भी लिखता है, कभी 2 भी लिखता है, तो उसको 2 लेंगे। चलो तो बन जाएगा ना। अब इसके बाद क्या आएगा, तो आपका बीटा गामा 6, कौन सा 6, गामा 6 क्या देना, गामा 6। गामा 6 से कुछ लॉस हो सकता है, नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता है, उसका कोई आयन है होता ही नहीं है, जो जैसा रहता है वो वैसा रहता है, ठीक है। जो ऊर्जा वहाँ निकलती है, कोई यूज ही नहीं करता है इसको, कोई यूज ही नहीं होता है, ये सिर्फ ऊर्जा काम करता है। मान लो रेडान ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रेडान, इसको गामा किरण, हाँ ये गामा किरण कौन निकलता है, रेडियो धर्मी तत्व जितने सब निकलते हैं, ये लाल लाल अमर करनी है सबसे नीचे वाला डिब्बा में लाल लाल अक्षर लिखे हैं ना, वो सब के सब निकलते हैं। हाँ, क्योंकि ये सब रेडियो धर्मी है, यही रेडियो एक्टिव तत्वों को क्या करते हैं, बाहर उत्सर्जित करते हैं। रेडान यहाँ भी रहेगा, लेकिन फिर कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, सिर्फ ऊर्जा निकलेगी, क्या निकलेगी, सिर्फ ऊर्जा निकलेगी, ठीक। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 86, कितना होता है 86, 222, 86 222, सेम टू सेम, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है।